Good morning, students. As you know, we have completed chapter number 1 of class 11th biology. We have done exercise questions or NCERT exercise questions of class of chapter 1 also. And in later videos or in later lectures, we will discuss some extra question of chapter 1 also. So that is pending still now. But we are going to start today chapter number 2. दैट इज़ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. तो आज हम चैप्टर नंबर 2 शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. इस चैप्टर में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जिनको 5 किंगडम में डिवाइड किया गया है, उन किंगडम के कैरेक्टरिस्टिक्स और कौन कौन से ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जिसको किस किंगडम में रखा गया है, इसकी डिटेल हम पढ़ेंगे. इसके अलावा जैसे कि आपको पता है कि वायरस एक ना तो लिविंग एंटिटी है ना नॉन लिविंग एंटिटी है. अगर वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर है तो वो लिविंग हो जाता है, अगर वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट नॉन लिविंग इन्वायरमेंट में है तो वो नॉन लिविंग एंटिटी बन जाता है. तो वायरस को अभी तक किसी भी क्लासिफिकेशन में, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में कोई करेक्ट प्लेस नहीं मिला है. इसलिए इस चैप्टर में हम अलग से एक टॉपिक भी डिस्कस करेंगे जो है वायरस, जिसको अभी किसी भी किंगडम में नहीं रखा गया है. देयर इज़ अ नो करेक्ट प्लेस फॉर द वायरस इन द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. जो आज एक सिस्टम है क्लासिफिकेशन का जिसको हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, उसमें वायरस को अभी कोई सही प्लेस नहीं मिला है. वायरस को अब भी अलग से ही स्टडी किया जाता है क्योंकि ना तो ये लिविंग में आता है ना नॉन लिविंग में आता है. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. बायोलॉजिकल मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्लासिफिकेशन उनको कैटेगराइज करने का सिस्टम. तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो कैटेगराइज या उनको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करने का जो सिस्टम है उसको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहा जाता है. सो जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन की स्टार्टिंग हुई है तब से ही लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने के अटैम्प्ट स्टार्ट हो गए थे. पहले जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया जाता था वो ह्यूमन उसके यूज़ के बेस पे उसको क्लासीफाई करता था. जैसे ह्यूमन ने कुछ एक ऑर्गेनिज्म को फूड के लिए रख लिया था कि वो हमें फूड देते हैं, जैसे काऊ, बफेलो या फिर लैम, गॉट्स, ये हमें फूड भी देते थे. सिमिलरली कुछ एक को क्लोथिंग के लिए, जैसे शीप हैं, इनसे हमें वूल मिलती है, याक से हमें वूल मिलती है, तो इनको क्लोथिंग वाली कैटेगरी में रख लिया था. कुछ एक को जो ड्राउट एनिमल्स होते हैं जो भार ढोने के काम आते हैं, उनको ड्राउट एनिमल की कैटेगरी में. तो पहले जो ह्यूमन है वो ऑर्गेनिज्म को ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूज़ क्लासीफाई करता था. लेकिन उसके बाद जैसे जैसे साइंस ने रिसर्च की, साइंस ने एडवांसमेंट हुई, तो एरिस्टोटल ने सबसे पहले साइंटिफिक बेस पर ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करना शुरू किया. तो सबसे पहला अटैम्प्ट जो क्लासिफिकेशन का किया था वो एरिस्टोटल ने किया था. उसने मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स के बेस पे, मॉर्फोलॉजिकल मतलब जैसा कोई ऑर्गेनिज्म दिखता है, जैसी उसकी एक्सटर्नल अपीयरेंस है, उसकी अपीयरेंस की या एक्सटर्नल करेक्टर के बेस पे ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर दिया. जैसे उसने प्लांट्स को 3 कैटेगरी में क्लासीफाई कर दिया, ट्री, शर्ब्स एंड हर्ब्स. और एनिमल्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, एनिमल्स विच हैव अ रेड ब्लड और एनिमल्स विच डू नॉट हैव अ रेड ब्लड. तो एनिमल्स के 2 ग्रुप बना दिए और प्लांट्स के उसने 3 ग्रुप बना दिए. लेकिन फिर क्लासिफिकेशन की फील्ड में और ज़्यादा एडवांसमेंट हुई और नए साइंटिस्ट आए, रिसर्चर्स आए, स्कॉलर्स आए. तो उसमें से एक जो साइंटिस्ट आया दैट इज़ कार्लस लिनियस. उसने सबसे पहले एक सिस्टम बना दिया जिसको नाम दिया गया कार्लस लिनियस 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. उसने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस वर्ल्ड में थे उनको 2 किंगडम में डिवाइड कर दिया, प्लांटिया एंड एनिमिलिया. उन किंगडम्स के नाम रख दिए. जितने भी उसको प्लांट की तरह के कैरेक्टरिस्टिक वाले ऑर्गेनिज्म मिले उनको प्लांट्स में डाल दिया, और जितने भी एनिमल की तरह के कैरेक्टरिस्टिक वाले ऑर्गेनिज्म मिले उनको एनिमिलिया किंगडम में डाल दिया. और ये सिस्टम बहुत लंबे टाइम तक यूज़ होता रहा क्योंकि ये ईजी था, अंडरस्टैंड करना इसको ईजी था, यूज़ करना इसको ईजी था. तो बहुत लंबे टाइम तक ये सिस्टम यूज़ होता रहा. लेकिन इसमें बहुत सारी कमियां थी. इस सिस्टम में यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स को डिस्टिंग्विश नहीं किया गया, एक में ही रख दिए. एक ही किंगडम में यूकैरियोट्स भी रख दिए, प्रोकैरियोट्स भी रख दिए. यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को अलग नहीं किया गया, उनको भी इकट्ठे रख दिया गया. फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म को भी इकट्ठे एक ही किंगडम में रख दिया गया. तो ये उसमें कुछ कमियां रह गई थी और भी बहुत सारी इसमें कमियां थी जो बाद में जो नेक्स्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आएंगे उनमें जो दूर होगी है या फिर उनमें उनको ओवरकम कर लिया गया. सो लार्ज नंबर ऑफ एनिमल डिड नॉट फॉल इन टू दिस कैटेगरी. ये जो 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाया है इसमें बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जिनको जहाँ रख गया था, जिनको प्लांट किंगडम में रखा था वो प्लांट की तरह थे ही नहीं, जिनको एनिमल किंगडम में रखा तो वो एनिमल की तरह नहीं थे. वो कुछ एक ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जो ना प्लांट की तरह थे ना एनिमल की तरह से, तो उनका अलग किंगडम होना चाहिए था. लेकिन इसमें ऐसा नहीं किया गया. उनको जो थोड़ा बहुत भी प्लांट की तरह लगा उसको प्लांट में रख दिया, जो एनिमल की तरह थोड़ा बहुत लगा उसको एनिमल में रख दिया. तो इसमें बहुत सारी कमियाँ रह गई थी. उसके बाद
धीरे धीरे जैसे जैसे और ज़्यादा एडवांसमेंट हुई तो टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो इनएडुकेट हो गया। इनएडुकेट मतलब उसकी यूज़ करके हम ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन जो है वो करेक्ट नहीं कर पा रहे थे, तो फिर नया सिस्टम डेवलप करने की नीड जो है वो होने लगी। तो जो नया सिस्टम जो डेवलप हुआ, ये नया सिस्टम जो डेवलप करने लगे साइंटिस्ट, उसमें उन्होंने सिर्फ मॉर्फोलॉजी के बेस पे ही ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन नहीं की। बिसाइड मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक उन्होंने सेल स्ट्रक्चर स्टडी किया, सेल के चारों ओर जो सेल वॉल होती है उसकी नेचर स्टडी की, सेल कैसे खाना बना रहे हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन या ऑर्गेनिज्म का न्यूट्रिशन का मोड कैसा है, कैसे वो खाना बनाते हैं या किस तरह का खाना खाते हैं, वो स्टडी किया। ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट कैसा है, हैबिटेट होता है रहने की जगह, क्या कौन सी जगह रह रहे हैं वो, कैसा उनका हैबिटेट है, वो स्टडी किया। मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसे कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म, और एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप होता है उनका अपने एंसेस्टर के साथ कैसा रिलेशनशिप है, या वो कौन से एंसेस्टर से इवॉल्व हुए, कैसे पूर्वजों से बने हैं वो, दैट इज़ अ एवोल्यूशनरी। किस पूर्वज से या किस एंसेस्टर से वो जुड़े हुए हैं या किससे वो इवॉल्व, किससे वो बने हैं, दैट इज़ एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर तो स्टडी किए ही गए, साथ में ये 5-6 करेक्टरिस्टिक और स्टडी किए गए, तब जाके फिर नया सिस्टम बनाया गया क्लासिफिकेशन का और ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने का नया जो सिस्टम है वो डेवलप किया गया। बिकॉज जो टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन था उसमें बहुत सारी कमियां लग रही थी या बहुत सारी उसकी जो है वो लिमिटेशंस रह गई थी। देन क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो टाइम टू टाइम बदलता रहता है। अब और ज़्यादा रिसर्च हो गई है या वो और ज़्यादा साइंस ने एडवांस कर लिया है, तो अब फिर से जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम है उसमें नई नई चीज़ें जो है, नए नए पॉइंट जो हैं वो ऐड होते रहते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम जो है वो अभी तक कांस्टेंट ही हैं। कांस्टेंट मतलब प्लांट और एनिमल किंगडम जो लिनियस ने बनाए थे, अभी भी जो प्रेजेंट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन फॉलो हो रहा है उसमें भी वो 2 किंगडम हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे जो है वो यूनिफॉर्मिटीज आ गई है। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म जो प्लांट की जैसे थे ही नहीं, उनको उससे निकाल के उनका अलग किंगडम बना दिया गया है। तो प्लांट में वही मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म 70-80% ऐसे ऑर्गेनिज्म बचे हैं जो प्लांट्स की तरह ही हैं और वो प्लांट्स ही हैं, इसलिए उनको प्लांट में रखा गया। लेकिन अभी तक भी 20% मॉडिफिकेशन के चांसेस हैं। रिसर्च हो रही है, नए सिस्टम क्लासिफिकेशन के हो सकता है आने वाले टाइम में डेवलप हो, और ज़्यादा जो है वो शफलिंग हो, और ज़्यादा नए किंगडम्स बने। तो अभी तक भी जो वो प्रेजेंट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो चल रहा है दैट इज़ अ गुड, लेकिन उसको बेटर बनाने की अभी भी रिसर्च होती रहती है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ विच ग्रुप्स बी इंक्लूडेड अंडर दीज किंगडम हैड बीन चेंजिंग, कि जो ये प्रेजेंट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है जिसमें जो किंगडम्स बनाए गए हैं उसमें अभी भी रिसर्च हो रही है कि कौन से ग्रुप्स और कौन से ऑर्गेनिज्म को किस ग्रुप में रखा जाए और किस ग्रुप से निकाल के उसको अलग किंगडम बना दिया जाए। तो इसमें मेन जो इसकी समरी यही है कि पहले 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन आया जिसमें प्लांटिया और एनिमलिया 2 किंगडम बनाए गए, लेकिन उनमें बहुत सारे अनोमलीज रह गई, कमियाँ रह गई, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जो प्लांट या एनिमल से मैच ही नहीं होते थे और उनको उनमें रख दिया गया था। फिर ऑर्गेनिज्म को दोबारा जो है वो स्टडी किया गया या फिर नया सिस्टम बनाने की जो ज़रूरत महसूस हुई, तो ऑर्गेनिज्म के जो पहले क्लासिफिकेशन होती थी वो सिर्फ मॉर्फोलॉजी के बेस पे होती थी। अब उनके बहुत सारे नए कैरेक्टरिस्टिक 5 या 6 कैरेक्टरिस्टिक जो हमने पढ़े, इन कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी किया गया और फिर से नया सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बनाया गया जिसको आगे हम पढ़ेंगे, दैट इज़ अ 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें प्लांटिया और एनिमलिया अभी भी किंगडम हैं, लेकिन 3 किंगडम नए और जुड़ चुके हैं। लेकिन अभी जो सिस्टम क्लासिफिकेशन का है इसमें भी रिसर्च हो रही है, इसमें भी हो सकता है आने वाले टाइम में और चेंजेस हों, क्योंकि साइंस में नए ऑर्गेनिज्म की डिस्कवरी होती रहती है, उनकी क्लासिफिकेशन जो है वो उनकी ज़रूरत महसूस होती रहती है, या फिर नए कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे जो है वो ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने का काम चलता रहता है। सो नेक्स्ट क्या है, दीज आर द सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 5 किंगडम। अब हम 5 किंगडम्स के बारे में पढ़ेंगे जो आज का प्रेजेंट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है उसमें जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको 5 किंगडम में डिवाइड किया गया है। दे आर द मोनीरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया एंड एनिमलिया। और आर.एच. विटाकर ने 1969 में ये सिस्टम दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो आपको याद रखना है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन लिनेस ने दिया है और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो आर.एच. विटाकर ने दिया है। अब उसने ऑर्गेनिज्म के 5 किंगडम बनाने के लिए, ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन के लिए क्या क्या क्राइटेरिया यूज़ किए। नंबर 1 सेल स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर के बेस पे उसने जो है ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया। नंबर 2 थैलस ऑर्गेनाइजेशन। थैलस सेल स्ट्रक्चर क्या होता है कि सेल वो यूकैरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक है, प्लांट सेल है या एनिमल सेल है, तो इस तरह के सेल का स्ट्रक्चर स्टडी किया। थैलस ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, थैलस जो है वो एल्गे, फंजाई और जो लोअर ऑर्गेनिज्म है उनमें होता है। और थैलस होता है क्या, इट इज़ द सिंपल स्ट्रक्चर विच लैक स्टेम, लीव्स एंड अदर कंडक्टिंग टिश्यू। कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। तो एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, एक ऐसी बॉडी होती है प्लांट की तरह की बॉडी जिसमें स्टेम, लीव्स नहीं होते हैं और जाइलम और फ्लोएम भी नहीं होता, लेकिन वो एक थैलस या फिर एक
प्लांट की तरह की बॉडी होती है, फ्लैट बॉडी होती है, और ये अनडिफरेंशिएटेड फ्लैट टिश्यू होता है। अनडिफरेंशिएटेड का मीनिंग है कि उसकी बॉडी इरेगुलर शेप की फ्लैट टिश्यू होगा, लेकिन उसमें स्टेम, लीव्स या फिर वेस्कुलर जाइलम या फ्लोएम नहीं होंगे। तो प्लांट की तरह का होता है ये थैलस। एल्गे, फंजाई और कुछ एक लोअर ऑर्गेनिज्म जो है उनमें होते हैं थैलस ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो बिटाकर ने स्टडी किया, दैट इज़ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि न्यूट्रिशन के लिए जो है वो ऑर्गेनिज्म जो है वो न्यूट्रिशन कैसे करते हैं, ये खाना कैसे खाते हैं, खुद बनाते हैं या बाहर से लेते हैं, या बाहर से भी लेते हैं तो किस तरह से खाते हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक स्टडी किए गए। नेक्स्ट स्टडी किया गया रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट स्टडी किया गया फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या होता है, दैट इज़ अ एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। सो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप और फाइलोजेनी द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ स्पीसीज़। एवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या होती है कि वो कैसे, कौन से ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व हुए हैं, दैट इज़ अ they are evolved from the whether from the common ancestor और different ancestor, उनके पूर्वज कैसे हैं, ये कौन से ancestor से उनका relationship रहा है। Then relationship of organism can be represented in the form of evolutionary tree। जब किसी organism का, किसी ग्रुप का evolutionary history हमें पता चलती है तो हम एक evolutionary tree बनाते हैं, और उस ट्री से हमें ये पता चल जाता है कि उसमें उसके ancestor कहाँ हैं, क्योंकि जो ट्री की मेन स्टेम बनाई जाती है वो उसका सबसे पुराना ancestor बनाया जाता है। फिर ट्री की ब्रांचेस बनाई जाती हैं जो उसके इमीडिएट ancestor बनाए जाते हैं। जो लीव्स बनाए जाते हैं मान लो, तो वो उसका प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म बनाया जाता है कि आज का ऑर्गेनिज्म किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लीव्स को। जो लीव जिस ब्रांच से लगा हुआ है वो उसका इंसेस्टर है, जो पीछे वाला। फिर वो ब्रांच स्टेम से लगी हुई तो वो उससे पीछे वाला इंसेस्टर है, पूर्वज है उसका। तो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप होता है कि वो किससे इवॉल्व हुआ है या उसका इंसेस्टर कौन से है, तो ये स्टडी किया गया है। तो इन 5 कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे आर.एच. बिटाकर ने सभी ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में क्लासीफाई कर दिया। वो कौन से कैरेक्टरिस्टिक थे, सेल के स्ट्रक्चर स्टडी की उसने, वेदर सेलुलर, यूनिसेलर और मल्टीसेलर, वेदर सेलुलर, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। थैलस ऑर्गेनाइजेशन, उसकी बॉडी कैसी है, उसकी बॉडी थैलस की तरह है या एनिमल की तरह। थैलस की भी तरह है तो क्या वो अनडिफरेंशिएटेड फ्लैट टिश्यू थैलस है या एक ट्रू प्लांट है। ट्रू प्लांट वो होता है जिसमें स्टेम, लीव्स और रूट्स प्रेजेंट होती है। थैलस में ट्रू स्टेम, लीव्स और रूट्स नहीं होती हैं। तो थैलस ऑर्गेनाइजेशन स्टडी की। उसके बाद उसने मोड ऑफ कैसे ऑर्गेनिज्म खाना खा रहे हैं उसके बेस पे उसको क्लासीफाई किया कि वो ऑटोट्रॉफिक हैं, हेटेरोट्रॉफिक है, रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं या वेजिटेटिव कर रहे हैं, फाइलोजेनेटिक कौन से उसके एंसेस्टर रहे हैं, एंसेस्टर किस एंसेस्टर के साथ उसका क्या रिलेशन रहा है, ये चीज़ें स्टडी की और ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में क्लासीफाई कर दिया। जो ये टेबल यहाँ पे दे रखा है, इसमें जितने भी जो 5 किंगडम हैं उनको डिटेल में 1 बाय 1 पढ़ेंगे हम, उनके कैरेक्टरिस्टिक भी पढ़ेंगे। तो आपने जब हम 5 किंगडम पढ़ लेंगे तो आपको ये टेबल जो है वो टिप्स पे होना चाहिए कि आपने कौन से किंगडम के कौन से कैरेक्टरिस्टिक पढ़े इन 5 जो है आर.एच. बिटाकर के क्राइटेरिया के बेस पे। ये जो 5 हम पढ़ रहे हैं, सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इनके बेस पे ऑर्गेनिज्म को, इन 5 कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में क्लासीफाई कर दिया था आर.एच. बिटाकर ने। सो नेक्स्ट है जो अर्लियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन थे, उनमें बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे, फंजाई, मॉसेस, फर्न, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म सबको प्लांट्स में रख दिया था। और आपको पता है कि बैक्टीरिया प्लांट नहीं है, फंजाई प्लांट नहीं है, ब्लू ग्रीन एल्गे प्लांट नहीं है। ये जो उनको इन सबको इकट्ठा रख दिया गया है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये उससे पहले 3 किंगडम क्लासिफिकेशन भी आया, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, 2 किंगडम के बाद 3 किंगडम आया, फिर 4 किंगडम आया, उसके बाद 5 किंगडम आया। तो 5 किंगडम से पहले जितने भी क्लासिफिकेशन सिस्टम आए उसमें मैक्सिमम ये जितने भी और नाम हमने यहाँ पढ़े हैं वो उन सबको एक ही किंगडम में रख दिया गया प्लांट। क्यों? क्योंकि इन सब में कॉमन कैरेक्टरिस्टिक था सेल वॉल इन देयर सेल। सब में जो सेल वॉल थी वो सेम थी। लेकिन क्या सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे सब ऑर्गेनिज्म को इकट्ठा रखा जा सकता है? नो। सो उसके बाद क्या किया गया कि जो नेक्स्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आए उसमें प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया और यूकैरियोटिक जो ऑर्गेनिज्म थे उनको अलग कर दिया। बैक्टीरिया का अलग किंगडम बना दिया गया और यूकैरियोट्स का अलग बना दिया गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या किया गया, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को अलग करने का काम शुरू हो गया। लेकिन जब तक ये 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन चल रहा था तब तक इकट्ठा ही रखा जाता था। बैक्टीरिया को भी उसी में रखा था, ग्रीन एल्गे को भी उसी में रखा था, या फिर यूकैरियोट और प्रोकैरियोट को इकट्ठा रखा था, मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर को इकट्ठा रखा हुआ था, फंजाई और ग्रीन प्लांट्स को इकट्ठा रखा हुआ था। फंजाई हेटेरोट्रॉफिक है जो अपना खाना खुद नहीं बनाता है, ग्रीन प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक है जो अपना खाना खुद बनाते हैं। फंजाई की सेल वॉल काइटिन से बनी होती है, प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज से बनी होती है, लेकिन फिर भी इनको इकट्ठा रखा था क्योंकि इनमें सेल वॉल होती थी। तो जो पुराने सिस्टम थे उनमें ये बहुत सारी कमियां थी जिसकी वजह से ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन डेवलप करना पड़ा या ये डेवलप हुआ। उसके बाद 5 किंगडम बना दिए गए जिसमें फंजाई का अलग किंगडम हो गया, किंगडम फंजाई।
प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो थे उनका अलग किंगडम हो गया किंगडम मोनीरा। यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का अलग किंगडम हो गया किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा में ही क्लेमाइडोमोनास, कॉलरा, पैरामीशियम और अमीबा को रख दिया गया। जो किंगडम प्रोटिस्टा है वो बहुत हेटेरोजेनस है। हेटेरोजेनस का मीनिंग होता है कि इसमें बहुत सारे अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म को रखा गया है, तो इसमें अभी भी जो है वो मॉडिफिकेशन के चांसेस हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म प्रोटिस्टा में रखे गए हैं जो प्रोटिस्टा में एक दूसरे से मैच नहीं होते हैं। वो जैसे एग्जाम्पल आप आगे पढ़ेंगे, स्लाइम मोल्ड्स, देन प्रोटिस्टन प्रोटोजोन, देन प्रोटिस्टन प्लांट्स। तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो प्रोटिस्टा में अलग अलग तरह के रख दिए गए हैं, लेकिन आने वाले टाइम में हो सकता है कि एडवांसमेंट हो और प्रोटिस्टा में से निकाल के एक और कोई किंगडम ऑर्गेनिज्म का बना दिया जाए। ये अभी तक हेटेरोजेनस किंगडम है जिसमें अभी भी रिसर्च के चांसेस हैं। सो जो ऑर्गेनिज्म अर्लियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में इकट्ठे रखे गए थे उनको अलग कर दिया गया। तो एक फंजाई बना दिया गया, मोनीरा बना दिया गया, प्रोटिस्टा बना दिया गया। प्लांट्स का किंगडम प्लांटिया, ये 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में भी था प्लांट किंगडम, तो प्लांट किंगडम वैसा ही रहा। एनिमल का किंगडम एनिमलिया रहा जिसमें सारे एनिमल्स, लेकिन क्या डिफरेंस आया कि प्लांट किंगडम में ऐसे ऑर्गेनिज्म जो उसमें नहीं होने चाहिए थे उनको निकाल दिए गए इसमें से, अब वो मोनीरा, फंजाई या प्रोटिस्टा में चले गए। ऐसे ही एनिमलिया में हुआ कि जो एनिमल किंगडम में रख दिए गए थे पहले गलत रख दिए गए थे, उनको भी वहाँ से निकाल दिया गया और एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम अब ज़्यादा अच्छे हो गए या उनमें ज़्यादा होमोजेनस ऑर्गेनिज्म आ गए। लेकिन ओवर द टाइम एन अटेम्प्ट हैज़ बीन मेड टू इवॉल्व अ क्लासिफिकेशन सिस्टम विच रिफ्लेक्ट नॉट ओनली द मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, रिप्रोडक्टिव सिमिलरिटी बट इट इज़ आल्सो फाइलोजेनेटिक। इन्होंने कहा कि अब ओवर द टाइम जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है और ज़्यादा एडवांसमेंट हो रही है, तो अब ऑर्गेनिज्म या क्लासिफिकेशन सिस्टम किसके बेस पे बनाया जा रहा है? मॉर्फोलॉजिकल बेस पे, एक्सटर्नल अपीयरेंस के बेस पे ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया जा रहा है, उनकी फिजियोलॉजी के बेस पे। फिजियोलॉजी होती है कि उनकी बॉडी में किस तरह की केमिकल रिएक्शन चल रही हैं उसके बेस पे, उनकी रिप्रोडक्शन के मेथड्स के बेस पे, प्लस उनकी फाइलोजेनी के बेस पे, उनके एंसेस्टर के बेस पे कि वो कौन से एंसेस्टर से जुड़े हुए हैं, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेस पे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया जा रहा है। तो अब जो सिस्टम यूज़ हो रहा है वो काफ़ी हद तक अच्छा है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे कैरेक्टरिस्टिक स्टडी किए जा रहे हैं जिनको यूज़ करके आप सही ऑर्गेनिज्म को सही जगह किंगडम में रख सकते हैं। सो जो 5 किंगडम अब हो गए हैं, किंगडम मोनीरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया एंड एनिमिलिया, जो विटाकर ने 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाया है। हम जो है अब किंगडम स्टार्ट करेंगे किंगडम मोनीरा। किंगडम मोनीरा में जो इसका सोल मेंबर है, अकेला मेंबर है, दैट इज़ अ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया जो है दैट इज़ द ओनली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ किंगडम मोनीरा। बैक्टीरिया के आगे जो है वो शेप के बेस पे अगर डिवीज़न देखा जाए तो कोकाई, बैसिलस, स्पोर, कोकाई, बैसिलस, स्पिरुला, फ्लैजिला, स्पिरुला एंड विब्रियो। तो 5 इसकी हैं, दैट इज़ अ कोकाई, बैसिलस, विब्रियम एंड स्पायरल। 4 हैं इसकी जो है कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ शेप्स। और अगर इसकी अब नेचर के बेस पे या फिर इसकी अक्रेंस के बेस पे देखा जाए तो बैक्टीरिया आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, 2 कैटेगरी, और थर्ड है ब्लू ग्रीन एल्गे जो हम आगे पढ़ेंगे, ब्लू ग्रीन एल्गे। तो इनके बारे में, इनके ब्लू ग्रीन एल्गे को साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। और एक और कैटेगरी है बैक्टीरिया की माइकोप्लाज्म। तो ये 3 से 4 कैटेगरी जो है बैक्टीरिया की अक्रेंस या फिर बैक्टीरिया की नेचर के बेस पे इनको 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, दैट इज़ आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्म एंड साइनोबैक्टीरिया। तो 1 बाय 1 हम इनको स्टडी करेंगे। तो आपने एक बार किंगडम मोनीरा के कैरेक्टरिस्टिक जो है वो अच्छे से पढ़ने हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनको डिस्कस करेंगे। अभी जो हमने 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन और 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा, इसको आपने अच्छे से स्टडी करना है। प्लस वो कैरेक्टरिस्टिक आपने डिटेल में पढ़ने हैं जो आर.एच. विटाकर ने यूज़ किए हैं 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन बनाने के लिए, दैट आर दीज 5 कैरेक्टरिस्टिक, जिसके बेस पे ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में क्लासिफाई कर दिया गया। सो आपने एक बार रिवाइज करना है इसमें जो आज हमने पढ़ा, और नेक्स्ट जो है वो मोनीरा किंगडम के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ना है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।